वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अट्टम। अब मूवी के बारे में बात करें तो एक्चुअली ये रेगुलर मूवीज की तरह नहीं है। मतलब किसी का मर्डर हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, कातिल कौन है यह पता करने की कोशिश चलती रहती है। ऐसा इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। इस मूवी में ज्यादा पार्ट्स डायलॉग्स ही होते हैं। मतलब एक ही जगह पर कुछ लोग एक बात को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। अब मामला क्या है ये मैं आपको मूवी के दरमियान में ही बताऊंगा। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही अंजलि नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सिविल इंजीनियर की तरह काम करती रहती है। अंजलि इस जॉब के साथ साथ नाटक में एक्टिंग भी करती रहती है। बचपन से ही ये इसको शौक होता है। जब अंजलि अपने वर्क प्लेस पर होती है तो अंजलि के ड्रामा ग्रुप वाले यहाँ पर आकर अंजलि को पिकअप कर लेते हैं। अंजलि के ड्रामा ग्रुप में 12 मर्द होते हैं और सिर्फ अंजलि एक लौती लड़की होती है इस ग्रुप में। खैर थोड़ी देर के बाद इनका एक ड्रामा होने वाला होता है, जिसकी वजह से ये सारे लोग फटाफट से रड़ी शड़ी होने लगते हैं। इसी ग्रुप में हरी नाम का एक बंदा रहता है जो हीरो का कैरेक्टर प्ले करते रहता है और अंजलि एज ए हीरोइन की तरह। इनके ग्रुप में हरी के अलावा बाकी सारे लोग छोटे मोटे जॉब्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से हरी अपनी टीम मेंबर्स का हल्के से मजाक उड़ाते रहता है और उसी तरह हरी फुल टाइम एक्टिंग ही करते रहता है। खैर थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर इन लोगों के पास आकर बेस्ट ऑफ लक बोलने लगता है, थोड़ा मोटिवेट करने लगता है और तभी हरी भी कहने लगता है कि आप लोग जानते हो ना कि मैं बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री वालों को जानता हूँ, तो मैं हमारे ड्रामा देखने के लिए कुछ एक्टर्स को और उसी तरह मेरे फॉरेन फ्रेंड्स को भी बुलाया है, तो हम लोगों को अच्छे से इस ड्रामे को करना होगा। उसके बाद ये सारे लोग स्टेज के ऊपर जाकर अपने ड्रामा का परफॉर्मेंस करने लगते हैं। अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिलता है। ड्रामा खत्म होने के बाद हरी के 2 फॉरेन दोस्त क्रिस और एमिली इन लोगों के पास आकर इनको कांग्रेचुलेशन बोलने लगते हैं और ये दोनों इन सारे लोगों को एक अच्छी सी पार्टी देना चाहते हैं। पास ही में इनका एक रिसोर्ट होता है, तो आज रात ये दोनों इन सारे लोगों को अपने रिसोर्ट पर बुलाते हैं थोड़ा बहुत एंजॉय वगैरह चिल करने के लिए। तो हरी की टीम मेंबर्स फटाफट से अपने कपड़े शपड़े पैक करके उस रिसोर्ट पर जाते हैं। रिसोर्ट में आने के बाद ये 2 फॉरेन बंदे इन सारे लोगों को इनका कमरा दिखाकर यहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं, इनको एंजॉय करने के लिए छोड़ देते हैं। खैर अब इसी रिसोर्ट पर सुधीर नाम के एक बंदे की बीवी साजिता और उसकी बेटी सामना भी आए होते हैं। सो ये तीनों एक कमरे में सोने लगते हैं, मतलब अंजलि, साजिता, सामना। दूसरी तरफ विनय नाम का एक बंदा डायरेक्टर के पास जाकर कुछ बातें बताने लगता है कि सर मैं तो 14 साल से इस ग्रुप में मौजूद हूँ, लेकिन हरी तो 2 साल पहले ही आया, जिसकी वजह से आपने इसको हीरो बना दिया। पहले तो आपने ये कहा था कि सिर्फ 2 ड्रामे के लिए ही हरी हीरो बनेगा, उसके बाद मेरा कैरेक्टर मुझे दे दोगे, लेकिन सर आप कंटिन्यूसली मेरे सारे कैरेक्टर्स हरी को ही दे रहे हो। आप डायरेक्टर कहने लगता है देखो विनय तुम एक्टिंग बहुत ही अच्छी करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हरी ऑलरेडी मूवीज में एक्टिंग करता है, उसके चेहरे की एक वैल्यू है, इसीलिए मैंने उसको हीरो बनाया। अब तुम ही बताओ, पहले हम साल में सिर्फ 2 या 3 ड्रामा करते थे, लेकिन हरी आने के बाद साल में 8 या 9 ड्रामा कर रहे हैं। समझा करो विनय, जाओ जाकर पार्टी एंजॉय करो। दूसरी तरफ प्रशांत नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। प्रशांत एक्चुअली अंजलि को लाइक करते रहता है, प्यार करते रहता है, लेकिन अभी तक इसने प्रपोज नहीं किया। फिलहाल प्रशांत हरी के पास आकर थोड़े बहुत पैसे मांगने लगता है। हरी प्रशांत को एक छोटा सा चेक देने लगता है, इसको मतलब उधार देने लगता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक्चुअली अंजलि विनय के साथ रिलेशनशिप में होती है। डायरेक्टर की बातें विनय अंजलि को आकर बताने पर अंजलि विनय को समझाने लगती है और विनय का मूड ठीक करने के लिए इसको किस भी करने लगती है। उसके बाद ये सारे लोग स्विमिंग पूल के पास आकर गाना वाना गाते हुए ड्रिंकिंग करते रहते हैं। अब इसी दरमियान में अंजलि भी हल्के से दारू पीने लगती है। ये देखकर विनय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसी तरह प्रशांत जो अंजलि को लाइक करते हैं ना, वो भी थोड़ा गुस्से से दिखने लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सचिन और संतोष नाम के 2 बंदे एक दूसरे में बात करते हुए ये कहने लगते हैं कि अरे यार दारू इतना जल्दी हो गया, मुझे तो और पीना है। हरी की गाड़ी में दारू की बोतल्स रखी है, अगर हम हरी की गाड़ी की चाबी हासिल कर लेंगे तो दारू भी हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जब अंजलि अपने कमरे में जा रही होती है, प्रशांत अंजलि के पास आकर इसको प्रपोज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अंजलि प्रशांत से कहने लगती है देखो प्रशांत तुम क्या कहना चाहते हो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। इस तरह से इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ नंदन नाम का एक बंदा हरी के पास आकर सिगरेट मांगने लगता है। हरी कहने लगता है कि डाइनिंग टेबल पर मेरी गाड़ी की चाबी है और गाड़ी में ही सिगरेट पैकेट्स रखे हैं, जाकर ले लो। इस तरफ साजिदा अंजलि से कहने लगती है कि लगता है सामना को बुखार हुआ है,
इसीलिए मैंने एसी को ऑफ कर दिया, प्लीज तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। सो अंजलि खिड़की के पास जाकर सोफे पर सोने लगती है, खिड़की का दरवाजा ओपन करके, मतलब ठंडी हवा के लिए। खैर सुबह होने के बाद विनय अंजलि के कमरे में आता है, लेकिन कमरे में अंजलि मौजूद नहीं होती। शाजिदा विनय से कहने लगती है कि अंजलि तो कब का चली गई ओला कैब बुक करके। तो विनय अंजलि को बार बार कॉल करने लगता है, लेकिन अंजलि अपना फोन पिक ही नहीं करती। दूसरे सीन में हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली विनय शादीशुदा होता है, लेकिन विनय और उसकी बीवी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं। मतलब ये दोनों ऑलरेडी सेपरेट हो चुके होते हैं, इसीलिए अंजलि के साथ रिलेशनशिप में होता है। और इसी तरह विनय किसी रेस्टोरेंट में एज ए शेफ की तरह काम करते रहता है। इनके ग्रुप में इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। खैर तभी थोड़ी देर के बाद अंजलि विनय के रेस्टोरेंट पर आती है। विनय पूछने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कॉल किया, तुमने फोन पिक क्यों नहीं किया। लेकिन अंजलि के साथ कल रात एक हादसा पेश आया, वो हादसा विनय को बताने लगती है और ये भी कहने लगती है कि आज के बाद से मैं हमारे ग्रुप में वर्क नहीं करूंगी। विनय कहने लगता है कि अरे अंजलि तुम क्यों भाग रही हो, हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। अंजलि कहने लगती है कि मैं इसको बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहती, मुझे बस कल रात के हादसे को भूलना है। लेकिन विनय अंजलि को मनवाने लगता है कि अंजलि तुम चुप रहो, मैं इस मामले को डील करूंगा, मैं उसको सजा देकर ही रहूंगा। दूसरे सीन में इसी ग्रुप का एक मेंबर मदन को दिखाया जाता है। एक्चुअली मदन की बीवी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है। मदन को एक्टिंग करने का बहुत शौक होता है, जिसकी वजह से मदन अपनी जॉब स्टॉप करके सिर्फ एक्टिंग पर ही फोकस करते रहता है। थोड़ी देर के बाद विनय मदन के पास आकर जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। ये सुनने के बाद मदन शॉक में रह जाता है। विनय से कहने लगता है कि अंजलि ने सिर्फ तुमसे ही ये बात कही, लेकिन तुम मुझे ऐसा बताने के लिए कह रहे हो कि अंजलि मेरे पास आकर अपनी प्रॉब्लम बताई और मैं ये सारी बात अपनी ग्रुप को बताऊं। विनय कहने लगता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अंजलि पुलिस स्टेशन पर जाना चाहती है। अगर अंजलि पुलिस स्टेशन पर गई तो पुलिस वाले हम सारे लोगों से इंक्वायरी करेंगे, खामखा हमारी ड्रामा कंपनी की बदनामी होगी, हमें ही उस बंदे को फाइंड आउट करना होगा। सो दूसरे दिन मदन अपनी टीम मेंबर्स को अपने घर पर मीटिंग पर बुलाता है, सिवाय हरी के। मदन अपने ग्रुप से कहने लगता है कि मैंने जानबूझकर हरी को यहाँ पर नहीं बुलाया, क्योंकि ये मीटिंग हरी के बारे में ही है। बात यह है कि हम रिसोर्ट पर पार्टी करके सो गए थे तो हरी अंजलि के साथ बदतमीजी से पेश आया। कल अंजलि खुद मेरे पास आकर ये सारी बात बताई। तो ये सुनने के बाद विनय ऐसे एक्ट करने लगता है कि इसने पहली बार इस बात को सुना। मदन अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि उस रात जब अंजलि अपने कमरे में सो रही थी खिड़की के बगल में, तो हरी अंजलि के पास आकर खिड़की के जरिए से इधर उधर टच किया और जब अंजलि अपनी नींद से जाग गई तो हरी वहाँ से फटाफट से भाग गया। तो इसी बात को लेकर इन सारे लोगों के बीच एक बहुत ही लंबी डिस्कशन होने लगती है। एक बंदा कहने लगता है कि हरी नशे की हालत में ऐसा किया होगा। दूसरा बंदा कहने लगता है कि हमने भी तो दारू पी रखी थी, हमने तो अंजलि के साथ ऐसी गलत हरकतें नहीं की। दूसरा बंदा कहने लगता है कि अंजलि का ड्रेसिंग सेंस ही ढंग से नहीं होता। एक और बंदा कहने लगता है कि ड्रेसिंग स्टाइल में क्या गलत बात है, जिसको जो पसंद आता है वही पहनता है। इस तरह से छोटी मोटी बातों पर बहुत ही लंबी डिस्कशन होने लगती है। तो फाइनली ये लोग ये डिसाइड करते हैं चलो हम हरी को हमारे ग्रुप में से निकाल देंगे, डायरेक्टर साहब को लेटर लिखेंगे। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि एक्चुअली जिस तरह से विनय ने मदन को ये सारी बात बता दिया था पहले से ही, उसी तरह विनय ने नंदन को भी पहले ही बता चुका था। तो नंदन विनय के पास आकर कहने लगता है देखा मैंने ग्रुप में किस तरह से एक्टिंग किया, जैसा अंजलि की बात मैंने पहली बार सुना। खैर थोड़ी देर के बाद मदन डायरेक्टर साहब को रिक्वेस्ट लेटर लिखता है कि हरी को हमारे ग्रुप से निकाल दिया जाए और इस लेटर के नीचे वहाँ के सारे लोग अपना अपना सिग्नेचर करने लगते हैं। तभी एक बंदा मदन से कहने लगता है कि इस लेटर को डायरेक्टर साहब को देने से पहले अंजलि को यहाँ पर बुलाते हैं, उसका भी तो कंफर्मेशन लेना चाहिए कि वो क्या चाहती है, उससे भी एक बार पूछ लेते हैं क्या वो हमारे डिसीजन पर सहमत है या नहीं। इस तरह से एक बंदा अंजलि को कॉल करने लगता है। ये सुनने के बाद विनय थोड़ा शॉक में रह जाता है, घबराने लगता है। उसी वक्त विनय चुप चुप के अंजलि को व्हाट्सएप मैसेज करने लगता है कि तुम सेल्वम का फोन पिक मत करो। लेकिन अंजलि ने विनय के मैसेज को नहीं देखा होता। जब सेल्वम अंजलि को कॉल करता है, अंजलि फोन पिक करती है, यहाँ पर बुलाने लगते हैं। तो उसी तरह से अंजलि ओके कह देती है, थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पर आऊंगी। अब विनय के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो बहाना बनाकर अंजलि के पास जाता है अंजलि को पिकअप करने के लिए, ताकि रास्ते के दरमियान अंजलि से और कुछ बात कर ले। इस तरफ जब ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तो तभी हरी मदन को कॉल करके कहने लगता है कि मैं अभी के अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, तुमको एक सरप्राइजिंग वाली बात बतानी है, क्या तुम घर पर हो ना। तो ये जानने के बाद ग्रुप वाले फटाफट से किसी दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि हरी को ये बात पता ना चले कि सारे लोग मदन के घर पर हैं। खैर थोड़ी देर के बाद हरी मदन के घर पर आता है, कहने लगता है
क्या तुमको वो 2 फॉरेन बंदे याद है ना, जिन्होंने हमको पार्टी दिया था रिसोर्ट पर ले जाकर? वो दोनों हमारे ड्रामा कंपनी को एक जबरदस्त ऑफर देना चाहते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि हम यूरोप जाकर वहाँ पर हमारे ड्रामा को परफॉर्म करें और सारा खर्चा उनका ही है। ऑलमोस्ट 3 महीनों का ट्रिप होगा और इसी तरह हमारे ग्रुप के एक बंदे को 8 लाख रुपए भी देने का डिसाइड किया है उन्होंने। आज ही मुझे ये बात पता चली। और हाँ, तुम अभी हमारे ग्रुप मेंबर्स को ये बात मत बताना। आज रात हम डायरेक्टर के पास जाकर ये सारी बात डिस्कस करेंगे, बाद में हम हमारे टीम मेंबर्स को बताएंगे। इस तरह से रात को रेडी शेडी होने के लिए कहता है, वहाँ से चला जाता है। हरी जाने के बाद मदन बाकी टीम मेंबर्स को बाहर बुलाकर यूरोप ट्रिप के बारे में बताने लगता है कि हमारे ड्रामा कंपनी को एक जबरदस्त ऑफर आया है। ये सुनने के बाद ग्रुप्स के मेंबर्स कहने लगते हैं कि हम सारे लोग छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसे में एक बंदे को 8 लाख रुपए एक बहुत ही बड़ी रकम है और ऊपर से यूरोप घूमने का चांस। ये सब कुछ हरी के दोस्तों की ही वजह से हो रहा है। अगर इस टाइम हम हरी को हमारे ग्रुप से निकाल देंगे तो हम सारे लोग नुकसान में आ जाएंगे। सो हम एक काम करते हैं, अंजलि यहाँ पर आने के बाद इसको समझा बुझाकर इस मामले को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह देंगे। इस तरह से ये सारे लोग एक दूसरे में यही डिस्कस करते रहते हैं। मतलब थोड़ी देर पहले ये सारे लोग अंजलि को इंसाफ दिलाने का सोच रहे थे, लेकिन जब पैसों की बात आई तो इन सारे लोगों का दिमाग बदल जाता है, हरी की सपोर्ट करने लगते हैं। एक बंदा तो कहने लगता है कि हरी ने तो नशे की हालत में एक छोटी सी गलती कर दी, अंजलि को समझा लेंगे। दूसरी तरफ विनय अंजलि को लेकर वापस मदन के घर पर आने लगता है। रास्ते के दरमियान अंजलि से कहने लगता है कि मैंने मदन को ऐसा कहा कि तुमने डायरेक्टली मदन को जाकर अपनी प्रॉब्लम बताई, ना ही कि मुझे, और वहाँ जाने के बाद तुम भी ऐसे ही एक्ट करो कि तुमने डायरेक्ट मदन को जाकर बताया। और मैंने मदन से ये भी कहा कि उस रात तुमने हरी को भागते हुए देखा, ये बात भी तुम वहाँ पर जाकर कह दो। अंजलि कहने लगती है कि और कितनी झूठ बोलूँ मैं, आखिरकार मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। विनय कहने लगता है अगर तुम वहाँ पर जाकर ये कहोगी कि मुझे हरी पर शक है तो कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मामले को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम ऐसा ही कहो कि तुमने हरी को देखा। अंजलि कहने लगती है कि मेरे साथ हरी ने ही वो हरकत की, इसके रिलेटेड जो सबूत था वो मैंने तुमको दिखाया, यही बात मैं वहाँ पर जाकर बता दूंगी ना। लेकिन विनय अंजलि को समझाते हुए फाइनली ये दोनों मदन के घर पर आ ही जाते हैं। नंदन विनय को साइड में ले जाकर हरी ने जो यूरोप ट्रिप के बारे में बताना इसको बताने लगता है। इस तरफ सारे ग्रुप वाले अंजलि से कहने लगते हैं कि हरी ने तुम्हारे साथ जो किया वो सच में गलत है, लेकिन हरी को एक और चांस देते हैं, तुम हरी को माफ कर दो अंजलि। इस तरह से ये सारे लोग अंजलि को कन्विंस करने की कोशिश करने लगते हैं। अंजलि कहने लगती है ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उसके बाद सेल्वा अंजलि से कहने लगता है गलती तुम्हारी भी है अंजलि, तुम ही मर्दों के साथ थोड़ा क्लोजली बिहेव करती हो। अगर तुम हरी से क्लोज नहीं होती तो हरी तुम्हारा फायदा नहीं उठाता। यह सुनने के बाद अंजलि को बहुत गुस्सा आने लगता है कि बचपन से ही मैं इस ग्रुप की मेंबर हूँ, इसलिए मैं तुम सारे लोगों से क्लोजली बिहेव करती हूँ, क्या वही मेरी गलती है? इस तरह से उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जाली अंजलि से कहने लगता है कि अंजलि तुमने तो मदन से ये कहा था कि रात के 2 बजे हरी ने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की, लेकिन उस रात में 2:15 पर मेरी वाइफ के साथ वीडियो कॉल पर था और इसी बातों में मेरे हाथों से स्क्रीनशॉट लग गया और इस स्क्रीनशॉट में हरी उस वक्त अपने बिस्तर पर सो रहा था। इस तरह से सारे लोगों को वो फोटो दिखाने लगता है। जाली अंजलि से पूछने लगता है हरी अपने कमरे में था तो हरी तुम्हारे कमरे के पास कैसे आया? क्या तुम सच में उस रात हरी को अपनी आंखों से देखा? अंजलि कहने लगती है कि मैंने हरी को तो नहीं देखा, लेकिन मैं पक्का यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे साथ हरी ने ही वो हरकत की। जब मैं अपनी नींद से जाग गई तो वो बंदा खिड़की से बाहर भाग रहा था और उसके पॉकेट से एक चीज गिरी और वो चीज ये है। इस तरह से अंजलि हरी की गाड़ी की चाबी इन सारे लोगों के सामने रखती है। उस रात भागते समय हरी के पॉकेट से इसकी चाबी गिर गई और उसी तरह उस जगह पर हरी की परफ्यूम की स्मेल ही थी। एक बंदा अंजलि से पूछने लगता है ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमने पहले मदन से ये क्यों कहा कि तुमने अपनी आंखों से हरी को देखा? तो अंजलि इस सवाल का कुछ भी जवाब नहीं देती, क्योंकि ये बात विनय ने मदन से कहा था ना। खैर थोड़ी देर के बाद संतोष नाम का एक बंदा ग्रुप मेंबर से कहने लगता है कि अब मुझे याद आया, उस रात वो हरकत हरी ने नहीं बल्कि नंदन ने किया, क्योंकि उस रात हम तीनों लोग हरी के साथ ही उस कमरे में थे और उस वक्त नंदन हरी के पास आकर सिगरेट की पैकेट को मांगा था और हरी ने कहा था कि टेबल के पास मेरी गाड़ी की चाबी है और गाड़ी में सिगरेट पैकेट से जाके ले लो। तो शायद वो गाड़ी की चाबियां नंदन के पॉकेट से ही गिरी होंगी। नंदन ग्रुप वालों से कहने लगता है हाँ ये बात सच है, उस रात मैं हरी के कमरे में जाकर गाड़ी की चाबी मांगी थी, लेकिन जब मैं टेबल के पास गया था तो वहाँ पर गाड़ी की चाबी मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा हरी ने मुझसे झूठ कहा,
मदन कहने लगता है, मुझे याद है उस रात तुम सेकंड फ्लोर पर जा रहे थे ना। नंदन कहने लगता है, हाँ मैं सेकंड फ्लोर पर गया था, लेकिन अंजलि के लिए नहीं, साजिदा के पास सर दर्द की दवाई लेने के लिए। तो इसी बात का प्रूफ लेने के लिए साजिदा का हस्बैंड साजिदा को कॉल करके पूछने लगता है, क्या उस रात नंदन तुम्हारे कमरे में आया था टैबलेट लेने के लिए? तो साजिदा कहने लगती है, हाँ। और ये बंदा ग्रुप के पास आकर एक और बात बताने लगता है कि उस रात मेरी बेटी सामना ने अंजलि और विनय को किस करते हुए देखा। यह सुनने के बाद विनय सारे लोगों के सामने कवर अप करने लगता है कि मैं क्यों अंजलि को किस करूंगा, शायद तुम्हारी बेटी ने कुछ और देखा होगा। इस तरह से अपने रिलेशनशिप को कवर करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अंजलि सारे लोगों के सामने सच बताने लगती है, हाँ उस रात मैं और विनय किस कर रहे थे, बहुत दिनों से हम दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन उसका इसका क्या लेना देना। तो एक बंदा अंजलि से पूछने लगता है कि पहले तो तुमने ये कहा था कि तुमने अपनी आंखों से हरी को देखा, लेकिन बाद में ये कहा कि तुमने हरी को नहीं देखा, लेकिन हरी पर शक है। और इसी तरह तुमने ये कहा कि पहले ये सारी बात तुमने मदन से कही, लेकिन अब कह रही हो कि ये सारी बात पहले तुमने विनय को सुनाई। विनय कह रहा है कि तुम दोनों जस्ट फ्रेंड्स हो, और तुम कह रही हो विनय और तुम रिलेशनशिप में हो। अब हम लोग किसकी बातों पर यकीन करें? और एक्चुअली विनय पहले से ही हरी से नफरत करता है। शायद तुम दोनों इस मामले में हरी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। विनय कहने लगता है कि सुना ना अंजलि तुमने, इसलिए मैंने कहा अगर मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होऊंगा तो सारे लोग यही सोचेंगे कि मैं हरी के गुस्से पर यह बात कह रहा हूँ। अब तुमने सारे लोगों को सच बता दिया, कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। अंजलि अपने बाप के सामान वाले बंदे से पूछने लगती है, क्या आप मेरी बातों पर यकीन करते हो ना? वो बंदा भी यही कहने लगता है कि तुम्हारी बातें भरोसे के लायक नहीं है अंजलि। ये सुनने के बाद अंजलि रोते हुए गुस्से में बाहर चली जाती है, ऑटो का इंतजार करती रहती है। अंजलि के पीछे पीछे ही विनय भी जाने लगता है। अंजलि कहने लगती है कि मैंने तुमको ऑलरेडी कहा था ना कि इस बात को इश्यू मत बनाओ, लेकिन तुमने ही इस बात का पतंगड़ बना दिया कि हमारी महान ग्रुप मेरी सपोर्ट करेगी। लेकिन वो सारे लोग तो हरी की तरफदारी कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि हरी नहीं तो और कौन ये काम कर सकता है। उसके बाद विनय अंजलि से हरी के यूरोप ट्रिप के बारे में बताने लगता है कि इनकी ग्रुप को एक अच्छा सा ऑफर आया, इसलिए सारे लोग हरी की तरफदारी कर रहे हैं। अंजलि पूछने लगती है, तो फिर क्या तुम यूरोप ट्रिप पर नहीं जा रहे? विनय कहने लगता है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे यूरोप ट्रिप पर जा सकता हूँ, अगर जाऊंगा तो तुमको भी साथ लेकर ही जाऊंगा। अंजलि गुस्से में आकर कहने लगती है कि उन लोगों के बीच और तुम्हारे बीच कोई भी डिफरेंस ही नहीं है। इस तरह से ऑटो में अपने घर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ ये सारे लोग ट्रिप के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। एक बंदा कहने लगता है कि उस रिसोर्ट पर एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है, अगर कैमरास होते तो हम लोगों को एक क्लैरिटी आती। तो इससे ये बात पता चलती है कि ये काम हरी ने नहीं किया। हरी सेफ है तो हमारा ट्रिप भी सेफ ही है। उसी वक्त मदन बार बार हरी को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ हरी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है और मदन का फोन काटते रहता है। हरी अपने दोस्तों से कहने लगता है, ये जो मदन है ना, एक रात मदन ने मुझे कॉल करके अपने घर पर बुलाया और कहने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया से मेरा एक फ्रेंड आया है और अपने मूवी में तुमको हीरो की तरह लेने वाला है, तुम फटाफट से घर आओ। तो उस आधी रात को मैं मदन के घर पर गया। वहाँ पर मदन का कोई भी फॉरेन बंदा नहीं था। उस रात मदन अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहा था। मदन ने अपने दोस्तों से ये शर्त लगाई थी कि मैं अपने घर एक एक्टर को बुलाऊंगा, इसलिए उस रात मुझे अपने घर पर बुलाया। मुझे बेवकूफ़ बना दिया इसने, इसलिए मैंने आज सुबह उसके घर पर जाकर उसको बेवकूफ़ बनाया कि मेरे 2 फॉरेन फ्रेंड्स यूरोप ट्रिप पर ले जाने वाले हैं हम सारे लोगों को। लगता है मेरी बातों पर अच्छे से यकीन हो गया उसको। इस तरह से बाद में हरी मदन का फ़ोन पिक करके इसको सच बताने लगता है कि आज सुबह मैंने तुमसे कहा वो सब कुछ झूठ है, मैंने तुमको बेवकूफ़ बनाया। तो इस तरफ हरी की ये सारी बात सुनकर सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। लालच में आकर अंजलि को इंसाफ नहीं दिला पाए। इसके कुछ दिनों बाद अंजलि दूसरे ग्रुप के साथ शामिल होती है और अंजलि के साथ जो हुआ वही फिलहाल नाटक करने लगती है, ड्रामा करने लगती है स्टेज पर। इसी ड्रामा के दौरान एक अनजान बंदा अंजलि के पास आकर कहने लगता है कि उस रात मैंने ही तुम्हारे साथ वो हरकत की, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, अभी मैं हमारे ग्रुप के पास जाकर ये कबूल कर लूँगा। अंजलि उस बंदे से कहने लगती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों में और तुम्हारे में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तुम सारे लोग एक जैसे ही हो। अंजलि के इस ड्रामा को देखने के लिए हरी के ग्रुप वाले भी आते हैं और अपने किए हुए पर बहुत पछतावा करने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब एंडिंग के बारे में बात करें तो मूवी में कहीं पर भी ये रिवील नहीं किया कि अंजलि के साथ उस रात ऐसी हरकत किसने की, लेकिन अगर मूवी को डीपली देखे तो सारा शक विनय पर ही जाता है, क्योंकि विनय पहले से ही हरी से नफरत करता है।
कि हरी की वजह से इसका हीरो का कैरेक्टर छीन गया। हरी को अपने ग्रुप से निकलवाना चाहता है, इसीलिए शायद विनय पर्दे की आड़ में ये सारा नाटक किया होगा। लेकिन उसी तरह शायद ये काम प्रशांत का भी हो सकता है, क्योंकि अंजलि ने प्रशांत के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। गुस्से में आकर ऐसा किया होगा इसने। लेकिन जो भी हो, मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि ग्रुप के सारे लोग एक ही समान है, एक ही सोच के है। सारे लोग मिलकर अंजलि को इंसाफ नहीं दिला पाए। सो ऐसे में उस बंदे के बारे में पता होने पर भी कोई फायदा नहीं। खैर, मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।